नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि उनकी राय में देश में केवल 4 जातियां हैं: युवा, महिला, किसान और गरीब। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी के चुनावी वादों के मुख्य आकर्षण में समाज के इन 4 वर्गों के उत्थान के लिए कई उपाय शामिल हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने का रोडमैप पेश किया है। क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा, ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है और आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी का संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो जारी किया गया था, वो जारी करने के बाद उन्होंने ये बातें कही थी। अब आइए संकल्प पत्र की कुछ खास बातें बताएंगी हमारी सहयोगी नवजीत कौर। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि 80 करोड़ परिवारों का मुफ्त राशन भी शामिल है। इसमें आयुष्मान भारत योजना भी जो है वो जारी होगी इस घोषणा पत्र में। इसी के माध्यम से आपको बता दें कि बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना जारी होगी। और बात की जाए तो योजना भी इसमें उज्ज्वला योजना के बारे में भी कहा गया है। एमएसपी में बढ़ोतरी की बातें भी कही गई हैं। 3 करोड़ नए घर की गारंटी भी शामिल की गई है। इसमें किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की बात भी इसमें की गई है, यानी कि किसान सम्मान निधि की ये बात की गई है।
और हर घर नल से जल की बात भी की गई है। साथ जी ही साथ बिल्कुल, वहीं बात की जाए तो राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा की भी बात की गई है। प्राकृतिक खेती पर विशेष बल देने की बात की गई है कि अगर इनकी सरकार आती है तो प्राकृतिक खेती पर मुद्रा लोन के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी, यानी कि जो 10 लाख है उसे दुगना कर दी गई है। गैस पाइपलाइन की बात सबको उपलब्ध कराई जाएगी सस्ते में। बिजली बिल जीरो करने की भी नवजीत बिल्कुल यहाँ पर जोर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा बिजली से पैसे भी मिलेंगे घर वालों को। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास में प्राथमिकता देने की भी बात की जा रही है। ट्रांसजेंडर को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिलेगा। तो जहां ट्रांसजेंडर की कोई बात नहीं होती थी, आज उनको भी बीमारी होती है, ये भी समझा है सरकार ने और उनको भी लाभ देगी अगर जो बीजेपी की सरकार पुनः आती है तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हैं, ये मुख्य बातें हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नवजीत, जैसा कि आपको बताएं कि 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस 2024 लोकसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियां, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, अदर पार्टियों ने भी अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है तो उसकी खास बातें हमने आपको बताई, अपने दर्शकों को बताई। अब कुल मिलाकर के अब हम इस घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि यहां पर 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने की बात की गई है नवजीत। तो अगर जो 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने की बात की गई है तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि 80 करोड़ परिवार अभी गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं या उससे नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो बात की गई है 80 करोड़ परिवारों को जो है मुफ्त राशन देने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसको देखते हुए लगता है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे अभी भी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार की बात की जाए तो वो बात करती है कि किस तरीके से जो है निचले वर्ग को उठाकर ऊपर लेके आना है। अगर देखा जाए तो बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान योजना का लाभ मिले, ऐसी बातें की गई हैं। उज्ज्वला योजना की भी बात की गई है और आज हम इन्हीं तमाम जो घोषणा पत्र में बातों का जिक्र किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नवजीत कौर भी हैं और साथ ही साथ अन्य मेहमान जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी से और दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से। बड़े दिनों बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं और सौभाग्य ये है कि बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है और उसी संकल्प पत्र के साथ आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने की बात की गई है और अगले 5 साल तक ये जारी रहेगा। कैप्टन साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैप्टन साहब से हमारा संपर्क थोड़ा सा टूट गया है, तो अब हम दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, सवाल वही है कि 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन, और मुफ्त राशन दिया किसे जाता है? जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। तो क्या माना जाए कि 5 साल तक जारी रहेगा तो ये 80 करोड़ परिवार मुफ्त राशन का लाभ लेते रहेंगे, यानी कि अभी जो गरीबी रेखा में है ये माना जाए कि 5 साल तक ये 80 करोड़ परिवार मुफ्त राशन योजना का जो लाभ ले रहे हैं वो 80 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे ही रहने वाले हैं। क्या माना जाए इसको? नमस्कार कुशल जी, आपको, नवजीत जी को, दर्शकों को नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूंगा। जैसे कि मतलब कि पीएम ने भी अपने भाषण में स्थिति का उल्लेख किया कि जो 80 करोड़ है वो गरीब नहीं है, गरीबी से निकल चुके हैं। मतलब जैसे कि अभी बताया गया कि 20-25 करोड़ लोग, मतलब 20-25 करोड़ जो लोग हैं तो उनको गरीबी की रेखा से पिछले, मतलब जैसे कि 5 साल के अंदर बढ़ाया गया, उनको निकाला गया। और कोविड के बाद स्थिति जो है काफी भिन्न रही और मतलब उसके बाद में लेकिन देश ने तरक्की की और आगे इनको निकालने में मदद की। और देखिए, जैसे कि पीएम ने अपने उसमें स्वयं बोला था कि इसी को एक तरह से इस तरीके से मतलब गरीबी की रेखा से नीचे ऐसे नहीं लिया जाए
मतलब एक तरह से है कि जैसे कोई अगर बीमार कोई अगर होता है, जैसे गरीबी से अभी निकले हैं, लेकिन गरीबी से जैसे छोटा छोटा कोई योगदान भी अगर होता है, जैसे कोई अगर गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए अगर 1,000 रुपए का योगदान भी है तो वो एक तरह से कुशवाहा जी बहुत बड़ा योगदान होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने छोटे मोटे खर्चे जो उससे पूरे कर सकता है। तो उसी प्रकार से कोई अगर व्यक्ति कोई मतलब है कि अस्पताल में कोई अगर है और उसके बाद में जैसे वहां से जब आता है तो आने के बाद उसको देखिए दवा हो गई या सप्लीमेंट्स हो गए या इस तरह के जैसे कि मतलब कि ताकत बढ़ाने की जो चीजें वो दी जाती हैं, जिससे कि उसका जो है स्वास्थ्य जो है वो ठीक ठाक रहे और आगे जो है बीमारी उसको ना लगे। तो उसी तरीके से इसको ये कि 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन जो योजना जो है वो एक तरह से गरीबी की रेखा से नीचे है ऐसा नहीं है, वो इनको संबल प्रदान करने के लिए देने का कार्य मतलब भाजपा कर रही है, मतलब जो घोषणा पत्र में इन्होंने किया है कि उससे उसको संबल मिलेगा जो 80 करोड़ लोग हैं और उनको एक तरह से मदद मिलेगी परिवार चलाने में। उनको एटलीस्ट ये कि चिंता नहीं रहेगी भी हमारा घर जो है सुरक्षित नहीं है, हमारा किचन जो है वो इंश्योर्ड है कि हम मतलब कुछ भी हो मतलब जो भी हम कमाएंगे तो वो हमारी बचत हो जाएगी और कम से कम एटलीस्ट जो खाने पीने की जो सुविधा है वो हमें सरकार दे रही है। तो उसको मतलब इस तरीके से करके उन्होंने 5 साल और आगे बढ़ाने का जो है वो उसमें मैनिफेस्टो में जारी कर दिया इसको लेकर के और अन्य चीजों जैसे लेकर के ठीक है जैसे कि अपना लखपति दी और जो चीजें आपने बताई वो चीजें, लेकिन मतलब मैंने इसमें क्लैरिटी कर दी है जो 80 करोड़ जो है वो गरीब नहीं है, गरीबी से उनको निकाला जा चुका है, सिर्फ संबल प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया गया। जी, ये अच्छी बातें हैं और वास्तव में आपने इसे स्पष्ट कर दिया तो हमारे दर्शक भी इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। नहीं तो ये भ्रांतियां जरूर होती हैं कि 80 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको अभी मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इस तरह की बातें हैं। अब बात करते हैं एमएसपी की। तो एमएसपी भी नवजीत, जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे एमएसपी की कि बढ़ोतरी जारी रहेगी। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को जो कि एमएसपी है धान की खरीदी की वो ज्यादा है अदर स्टेट की तुलना में, भारत के अन्य स्टेटों की तुलना में। तो क्या ये एमएसपी की बढ़ोतरी जारी रहेगी, ये छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगी यानी कि जितना वहां दिया जा रहा है किसानों को, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है? इसका आधार क्या होगा ये भी हम समझना चाहेंगे। देखिए कुशवाहा जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे पिछली बार जैसे मान के चलें कि जो सरकार थी उन लोगों ने कुछ वायदे किए थे और बाद में मुश्किलात शायद आ रही थी और उसी को आधार बना करके बोलते थे भाई कांग्रेस सरकार ये दे रही है और आगे भाजपा सरकार ये नहीं देगी। लेकिन भाजपा सरकार ने आगे जैसे कि मैंडेट 16% से लेकर के जब उनको 50% ऊपर जब वोट मिले तो तब भी उन्होंने मतलब कि स्वीकार करके इस चीज को ये बताया कि भाई ठीक है जो कांग्रेस सरकार आपको पहले दे रही थी अब लोग उसमें कोई कमी नहीं करेंगे, अपनी तरफ से योजना अलग से आपके लोक भवन सिर्फ बातें नहीं आगे उससे बेहतर योजना लेके आए, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इसको हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। और उसको किसी तरीके से जैसे एक तो डायरेक्ट जैसे बेनिफिट हो गया तो उसके माध्यम से, दूसरा क्योंकि एक प्रावधान होते हैं एमएसपी में, थोड़ा क्लैरिटी कर दूं कि एमएसपी में कुछ प्रावधान होते हैं, उससे ज्यादा जो है उस चीज को बोला है कि हम लोग मतलब जैसे कि सरकार जो है वो उसको ज्यादा नहीं करते, तो उसको किसी न किसी तरीके से जैसे मान के चले कि एक जो सेगमेंट है जैसे कि अगर 100 रुपए में अगर जैसे कि 100 का अगर बढ़ा के अगर 120 करना है तो जैसे 10 रुपए जो है वो दे दिया गया डायरेक्ट उसी वक्त जैसे खरीदी वक्त दे दिया गया, और जो 10 रुपए जो है वो पार्ट्स में किसी तरीके से किसी और योजना के तहत या किसी और तरीके से करके उसी में और जो किसान है उनको डायरेक्टली जो है उनके और उसमें अकाउंट में डाल दिया जाए। तो उस प्रकार की चीजें, तो वो योजना मतलब कि जैसे कि बढ़ के तो नहीं होगा लेकिन हाँ उतने का उतना जो है उसको मतलब रखने की गारंटी जो है वो दी गई इसमें मैनिफेस्टो में, उसको कम नहीं कहते कि आपकी एमएसपी जो और अन्य जो चीजें हैं उसमें एमएसपी बरकरार भी रहेगी और अन्य चीज जैसे कि मछली पालन वगैरह की भी अगर हो गया तो और अन्य इस तरह की चीजें जो उसको दायरा उसका बढ़ाया जाएगा और एमएसपी जो है उसको कम कहीं नहीं किया जाएगा, बढ़ाने का काम भी किया जाएगा और गारंटी वारंटी की बात तो एक अलग चीज है, लेकिन अपने साथ में कोई किसी तरह की भ्रांति ना हो कि बेटी के एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा या अगली बार जैसे आएगी सरकार जैसे विपक्ष के द्वारा बोला था कि मतलब एमएसपी पर ध्यान नहीं देगी, लेकिन वो चीजें बरकरार रहेंगी और आगे जैसे कि अभी जैसे कि मान के चलने की जितनी फसलें हैं एमएसपी के दायरे उससे बढ़ा करके उसका दायरा बढ़ा करके और ज्यादा ज्यादा उनको किसानों को लाभ देने की कोशिश की जाएगी। जी, ये अच्छी बातें हैं कि अगर जो ये दायरा बढ़ा करके किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। कैप्टन साहब, संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हो गया है और तमाम बातें इसमें हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि बातें रोजगार देने की भी हैं, युवाओं पर फोकस किया जाएगा, ये बातें भी की गई हैं। नवजीत से अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी तो ये बातें हो रही थी कि कांग्रेस भी तो युवाओं पर फोकस करने की बात करती है नवजीत, और बिल्कुल, और बीजेपी भी युवाओं पर फोकस करने की बात कर रही है। तब नवजीत ने यह कहा था कि 2 करोड़
जो रोजगार देने की बात बीजेपी ने किया था, तो वो रोजगार किस तरह से, क्या वो पूरा करने की बात होगी या सिर्फ फोकस करने की बात होगी? रोजगार किस सेक्टर में दिया जाएगा? क्या सरकारी सेक्टर में दिया जाएगा या फिर प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा? ये किस तरह का रोजगार होगा? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और ये संकल्प पत्र आ रहा है इसकी आपको बधाई भी देना चाहूंगा। हम काफी समय से आपके साथ जुड़ रहे हैं। वैसे पहले तो बहुत जल्दी जुड़ जाया करते थे, अभी कुछ अंतराल में नहीं जुड़ पाए, कुछ व्यवस्थाएं भी रहती हैं जी। तो क्योंकि सेंटर में हूँ, सेंटर में व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं। कहीं मीटिंग है, कहीं डिबेट है, दिन में अमूमन 3-4 चैनलों पर जाना ही होता है जी। तो शायद मैं आपको टाइम न दे पाए, उसके लिए मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं सर, आप आए। और आपके चैनल को आपके चैनल को बहुत एक अच्छा चैनल मानता हूँ, और आप जो एंकर हैं इसकी सराहना तो मैं कहीं बैठता हूँ तो करता हूँ कि देवेंद्र जी भोपाल से अपने चैनल को जो रिले करते हैं तो वो बाल की खाल चीज डालते हैं प्रवक्ताओं की, और ऐसा ही होना चाहिए। प्रवक्ता को ऐसा ही होना चाहिए कि छोटी बात को खोज के बाहर लाना चाहिए जी। वही प्रवक्ता सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो अभी मुद्दे पे आते हैं। देवेंद्र जी, आज जो हमारा संकल्प पत्र आया है, आप देखिए कि उसमें संपूर्ण समाज को, संपूर्ण वर्ग को सर्वोपरि रखा है, कहीं से कहीं किसी को छोड़ा नहीं गया है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के समय पे, क्योंकि मैं भी मीटिंग में ही था, अभी वहां से निकला हूँ, कि उन लोगों को भी वहां बुलाया था जिनको संकल्प पर सौंपा गया है कि आप देखिए इसमें से आपको लाभ मिले हैं और आगे भी इनमें क्या क्या है जो आपको लाभ मिलने जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं संकल्प पत्र, एक योजना, एक विजन, एक प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि योजना है जिसका लाभ पूरे भारत को पहुंचे। ये नहीं होता एक कमरे में बैठ के बना लिया और उसमें जो है ना किसी को बहुत कुछ दे दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को पूरा जो है ना उनका जो घोषणा पत्र है वो एक ही समुदाय के नाम पे बना दिया, उन्हीं का नाम ले दिया। तो ये वो लोग हैं, इसलिए आज देश हमारे ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा कर रहा है कि आज सुरक्षित हाथों में और विकासशील हाथों में देश है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया है और जो आगे हम करने जा रहे हैं वो पूरे देश के लिए है। हमारी पार्टी का उसमें कहीं कुछ भी नहीं है। हम तो एक आप लोगों ने जो जिम्मेवारियां दी है उसको बखूबी निभा रहे हैं, और कोशिश यही है कि अच्छी से अच्छी आपको योजनाएं, अच्छे से अच्छा देश का विकास हम इस देश को दे सके, हम देश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके। रोजगार सिर्फ सरकारी ही नौकरी नहीं होता, सरकारी नौकरियों की तो एक लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा आप सरकारी कर्मचारी रख नहीं सकते। मगर प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जहां हम ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार के उपलब्ध करा सकते हैं, जो हम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। जिस तरह से आप देवेंद्र जी आपने देखा होगा कि भारत में आज हमने हर चीज का एक हब बना दिया है। पहले मोबाइल कंपनियां हमारे देश में एक भी नहीं हुआ करती थी, आज 150 मोबाइल कंपनियां भारत में ही रह के अपना कार्य कर रही है और यहीं पर मोबाइलों का निर्माण हो रहा है जी। और जो एप्पल सर्वे पर जो एप्पल फोन है आज उसकी भी कंपनी हमारे यही है और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन हो रहा है। और आज की समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एप्पल को ऊपर भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल हम आपको रोकना चाहेंगे, कैप्टन साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम आपको रोकना चाहेंगे जी। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होता। चलिए ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, पवन पटेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे कुछ सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी से कुछ सवाल लेना चाहेंगी हमारी सहयोगी नवजीत कौर।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज घोषणा पत्र में हर घर नल जल योजना की बात की गई है, हर घर तक जो है जल पहुंचाने की बात की गई, अगर इसी चीज को जमीनी स्तर या धरातल पे देखा जाए तो कहीं कहीं जगह पे ये जो है सफल होती हुई नहीं दिखाई दी गई है। तो इसके लिए क्या कुछ कार्य किए जाएंगे, किस तरीके की रणनीति बनाई गई है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे आप जो हमारी ये योजना है जल से नल की, वो सभी के पास बहुत जल्दी पहुंचने वाली। 30 से 40% इस योजना हमारी लागू हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी नल से जल मिल रहा है। और आप इस चुनाव के ठीक 100 दिन के जो एक टारगेट रखा है, 100 दिन में अंदर हम इस योजना को धरातल पे इस स्तर पे उतारेंगे कि हम बहुत जल्दी इसको 80% और 100% पे ले जाएंगे। नल से जल योजना देना ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का पहला विजन है। चलिए अब हम रुख करेंगे पवन पटेल जी की तरफ। बिल्कुल। और पवन पटेल जी से सवाल हमारी सहयोगी नवजीत कौर। जी पवन जी, जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जो है काफी ज्यादा चीजों को शामिल किया गया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये घोषणा पत्र सिर्फ इस चुनाव का तो है नहीं, ज्यादा चीजें इसलिए शामिल करनी पड़ गई हैं कि जो अभी तक बतौलेबाजी किया था, जो पिछले घोषणा पत्र है वो पूरे ही नहीं हुए, इसलिए वो सब भी ऐड होते हुए चले जा रहे हैं। हम सबको पूरे लोगों को याद होगा कि पहले के घोषणा पत्र में इनका एक बहुत बड़ा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस महंगाई का क्या हुआ, वही घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन चल रही थी, स्मार्ट सिटी बन रही थी, कितनी स्मार्ट सिटी बन गई, कितनी बुलेट ट्रेन बन गई। पिछले विज्ञापन में इस बार की लाडली बहना की राखी खुशियों वाली है, 10 तारीख आने वाली है, कहाँ गई 10 तारीख? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो बतौलेबाजी करती है, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी नहीं कि उनके साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया दिल्ली की सड़कों में। किसान आत्महत्या कर रहा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने संकल्प पत्र में लिया था, क्या हुआ उस रोजगार का? भैया 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर, लोग हर जिले में धरने पर बैठे हुए हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो गया, नियुक्ति पत्र में नौकरी मिली नहीं, नियुक्ति पत्र दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दो मुही बातें जो हमेशा करती है, चुनाव के समय कुछ, चुनाव के बाद कुछ। तो इसलिए इनको इतना भारी भरकम घोषणा पत्र निकालना पड़ा। और हम देखते हैं कि आप ये पहले कहिए कि आप क्या जनता आकलन नहीं कर रही होगी कि पुराने वचन पे, पुराना जो इनका संकल्प पत्र था वो संकल्प कहाँ गया, उसके पहले वाला संकल्प पत्र था वो संकल्प कहाँ गया, लाडली बहना को 10 जो देने के लिए बोले थे क्या हुआ? तो ये जो बतौलेबाजी का सीक्वेंस चला आ रहा है पिछले साल से, तो उसको एक और कंटिन्यू कर दिया है। और उसी उसमें मैं तो कहता हूं कि पिछले घोषणा पत्र के अगर इन्होंने 20% बातें भी पूरी कर ली हो, जिन सबसे ज्यादा संकल्पों को इन्होंने प्रचारित किया उनको पूरा कर दिया हो। 100 दिन में काला धन आने वाला था, अनेकों ऐसी चीजें थी। ये इवेंट वाली सरकार है, ये हाईलाइट करके ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास हमेशा करते हैं और उसी में सफल होते हैं। अगर इनका होता तो बजट पत्र के जगह आज बोलते कि ये देखो हमने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और ये हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, तब तो कोई बात होती। तो ये भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। संविधान को खत्म करने के लिए इनके कई नेताओं ने समय समय पर वक्तव्य देकर के ये जाहिर कर दिया है, ये संकल्प संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर इनको काम करना होता, जनता के लिए काम करना होता, देश के लिए, संविधान के लिए, तो इनको इतना बहुमत आ गया था कि उसमें ये काम कर सकते थे। लेकिन अब ये तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहते, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। और 400 पार की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। इनको पता चल गया कि 400 पार नहीं हो रहे, इस तरह इसलिए तोड़फोड़ मचाए हुए हैं कि कांग्रेस को न्यू ज्वाइनिंग टोली बनानी पड़ गई इनको। सोचो आप, मतलब क्या इनका मकसद होगा, क्या होगा कि तानाशाही किस हद तक है कि दूसरे के लोगों को तोड़ो। उस टोली का टारगेट दिया हुआ है कि तुम्हें तोड़ना है, कैसे भी करना है तुम्हें तोड़ना। तो चल रहा काम चल रहा, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बोल दिया 400 पार, तो पूरी मशीनरी लगी हुई है। चलिए ठीक है जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी के पास आएंगे। देखिए देवेंद्र जी, शायद कांग्रेस की स्थिति आज इसीलिए इतनी बुरी हो रही है कि ये अपनी गलतियों के ऊपर अध्ययन नहीं करते। ये जो है हमारे कामों के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। हमारे जो पिछले घोषणा पत्र थे उनमें हमने 1% भी कमी नहीं छोड़ी। जो वादे किए थे उससे ज्यादा कार्य किए हैं, मगर आप तो जो करते हैं वो कुछ करते ही नहीं है। अभी इन्होंने कानून पे बता दीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, काम गिना के हमने बोला है। सुने जी जी, आपने कहा कि किसानों को जो है ना दिल्ली में मारा पीटा गया। बिल्कुल नहीं, हमने किसान के ऊपर
एक कंकड़ी तक नहीं फेंकने दी है। एक साल तक वो दिल्ली को बंधक बना के बैठे रहे, मगर उनके ऊपर एक कंकड़ भी नहीं फेंका गया है। वो हमारी एक, आप देखिए हमारी सरकार की कितनी वो संवेदना है उनके प्रति थी, क्योंकि मैं किसान उनको मानता था। मगर आपने जिस तरह से किसान के आड़ में जो खेल खेलना चाहा था, जिसमें आप कहां से कहां ग्रेटा थम्बा, मियां खलीफा, किस किस को आप लेके आए थे, तो उसमें पन्नू और कौन कौन आए थे, उनको जरूर हमने सबक सिखाया है कि ये भारत है और यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ आप अपनी तीनों काले कानून वापस क्यों ले लिए आप? ये मंदसौर में होता था, मंदसौर में भी पहले बोलते थे कि आतंकवाद मतलब गजब है भैया। भारत सही है, पेट्रोल छिड़का हुआ है, माचिस लगाने की जरूरत है। तो ऐसे माचिस लगाने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और देश भी जानता है। इसलिए तो आज आप देश ने आपको नकार के कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत सीटें थी कांग्रेस की, रायबरेली और अमेठी, आप आज उनको भी छोड़ के भाग चुके हो। सोनिया गांधी जी तो हार मान चुकी है, इसलिए पूरी कांग्रेस की बात करेंगे, अपनी ना बताएंगे क्या कर रहे हैं। इनको बड़ा मजा आ रहा है, कांग्रेस की छोड़ो ना, अब अपनी बताओ भैया। इतने दिन से आपको बहुमत थी, इतने दिन से आपकी सरकार चल रही, अपनी बात करो। कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति सिर्फ आपके कर्मों की वजह से हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी बोले तो उसको न बोलेंगे, आगे राहुल गांधी आ जाएगा कांग्रेस पार्टी। जाति धर्म मजहब, अरे बाप रे बाप, चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वही आपका जो घोषणा पत्र आया है, आपने उसमें अल्पसंख्यकों का 18 बार नाम लिया है, मगर कहीं भी हिंदू धर्म का और विकास, वही धर्म की राजनीति तो आप करते हो, वही तो बता रहा हूँ भदौरिया जी, धर्म की राजनीति करते हो आप, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो, देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ करते हो आप, वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको डेवलपमेंट काम बताइए। हमने तो बोला, हमने तो पॉइंट वाइज बोला कि मोदी जी ने जिन कामों को बताया तो उन कामों को संविधान नहीं है। हम चाइना से डोनेशन नहीं लेते, तो ये आपकी थोड़ी है। डोनेशन का तो कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भूल गए क्या भदौरिया जी? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भूल गए क्या? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो चल रहा है, स्वागत किया जाता था। आज हमारे टाइम में वो बड़े बड़े उग्रवादी कहाँ है? तिहाड़ जेल में बंद है। तो आपकी सोच में हमारी सोच में बहुत अंतर है। तो बताइए ना, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में क्या हो गया था? कहाँ से आ गया? इतना घाटे में कंपनी चल रही, फिर भी आपको चंदा दे रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने। 500 करोड़ के कार्यालय बन जाएंगे, गरीब रहेगा, बिजली का बिल का केस लड़ता रहेगा। कौन कितना चंदा कहाँ से ले रहा है? और जनाब इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है ना 20,000 करोड़ के थे, हमारे पास तो 6 ही आए हैं, बाकी तो गजब है। वाह रिवाज भदौरिया जी, मानना पड़ेगा आप लोग को भाई, मानना पड़ेगा। हमारे पास तो 6 ही है, तो आप इस पर भी थोड़ा आप मंथन कर लिया करें। गजब है भदौरिया जी, मान गए। चलिए, कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोग तो जब आपदा में अवसर, कोरोना में कुछ नहीं किया, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कोरोना में देखा था कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोगों ने आपदा में अवसर देख लिया, उसमें ही आप अपनी श्रेय मार रहे थे। पूरा भारत रोज करता, ऑक्सीजन दिला नहीं पाए। अब इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से वो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो बुलाइए। ठीक है पवन पटेल जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। बिल्कुल। अब मेरा अगला सवाल जो है दिनेश जी आपसे है, कांग्रेस का घोषणा पत्र में कितनी सच्चाई, जिस तरीके से वो जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है जी राव जी। देखिए ऐसा है कि चुनाव के वक्त जैसे जिस तरीके से, ठीक है, अगर जैसे घोषणा पत्र जैसे कांग्रेस ने जारी किया, तो पिछले जो घोषणा पत्र है उन्होंने जैसे कि अभी जैसे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कांग्रेस को, उत्तर मैं सुन रहा था जहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगाएं, लेकिन उसके साथ अपना आकलन जो है ना वो बेहतर करना। क्योंकि जैसे कि एक मैं ये चीज मानता हूँ कि जैसे अपनी लाइन अगर बड़ी करनी है, अपने दायरा अगर बड़ा करना है, उसके लिए दूसरे की लाइन मिटाने की आवश्यकता नहीं है। आप साथ में ये कहना है कि हमने ये क्या, साथ साथ में कंपेरेटिवली कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपने कितना दिया, हमने इतने रोजगार दिए, आपने कितने दिए। क्योंकि सर हवाई सर बातें जो है ना, क्योंकि मैनिफेस्टो में सिर्फ अगर जारी कर दे रहे, एक चीज होती है कि ठीक है कि एक कोई मतलब मान के चलें कि कोई अगर परीक्षार्थी है, वो किसी परीक्षा में अगर अपीयर होने जा रहे हैं, तो वो उस वक्त अपनी 100% पूरी तैयारी कर गया था। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों प्रोफेसर बैठे उनके लिए। लेकिन आगे जाकर के नंबर कितने आते हैं, तो नंबर देखिए वो जनता तय करेगी। ऐसे तो अगर मोदी जी को नंबर और भाजपा का नंबर अगर ज्यादा मिल रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो आपने जो लाइन खींची है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डिलीवर करने में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। ऐसे पहले के जो मैनिफेस्टो है उस तरीके से, तो भाजपा का जो मैनिफेस्टो है उस पर ज्यादा भरोसा लोगों ने जताया, जनता ने ज्यादा जताया, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसको कहीं ना कहीं नकारने की बातचीत हुई, या आप लोग कहीं से जो कर पाए हैं उसको उस तरीके से जमीन पर उतार नहीं पाए। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्थिति खराब है।
कुछ न कुछ कहीं चीजें कुछ गड़बड़ हैं, तो इसको अपना अन्यथा ना लें, इसको अपने तरीके से करके और अपनी लाइन जो है उसको सीधी करके स्ट्रेट करके और कोशिश ये करें कि किस तरीके से जो अगली बार जो है हम लोग डिलीवर कर पाएंगे कुछ होते हैं, वो चीजें सारी सर देखिए तभी हो पाएंगी मतलब जब जैसे कि मन स्वच्छता के साथ में और बातचीत जो है स्वच्छता के साथ में रख करके और जनता के बीच में डिलीवर करना है। क्योंकि देखिए आप जैसे मैंने अभी सुना तो सिर्फ है कि सिर्फ लांछन लगाने की बात है, तो उससे देखिए लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसानों की बातचीत की तो मैं 2 चीजें बताता हूँ, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे, मैं नाम लिए मैंने बताना चाहता हूँ, तो उन्होंने थोड़े दिन पहले 25 साल पहले कांड की माफी मांगी कि भाई उस वक्त हमने गोली चलाई और हम लोग माफी चाहते हैं कि ठीक है इतने किसानों की उसमें मृत्यु हुई। उसके बाद आती है बात जैसे राजस्थान की। राजस्थान में जैसी सरकार बनी थी तो सरकार बनते के साथ में मैं आपस में इंटरनल को चीजें उस पर में नहीं बोलना चाहता, जो पब्लिक डोमेन में है उसकी बताना चाहता हूँ। तो उस वक्त देखिए राहुल गांधी थे, उन्होंने बोला था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती मतलब उन्होंने गिन के बताया था कि इतने मतलब हम लोग फटाफट होते के साथ में सबसे पहले काम ये करेंगे कि किसानों की कर्ज माफी का कार्य करेंगे। लेकिन उस सरकार में, गहलोत जी की सरकार में 19,400 लोगों की जमीन कुर्क की गई। तो इसका आकलन करें, मैं सुनाने के लिए या कोई कमी के लिए नहीं बता रहा, इसका आकलन ये करें भी ठीक है कि पिछली बार हमने ये नहीं कर पाए थे हम लोग, हमने कोशिश की थी 100 में से 100 नंबर लेने की, लेकिन हमें अगर 60 नंबर मिले, 40 नंबर मिले, 30 नंबर मिले, 70 नंबर मिले, उसको हम और बढ़ाने का दायरा जो और बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, तभी देखिए जनता जो है आपको उसका फल देगी। और सभी चीजें वोटों में तब्दील हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कुशवाहा और नदी जी और दोनों प्रवक्ता इस चीज को सुने आराम से कि किसी तरह की कोई चीजें जरूरी नहीं है दूसरी लाइन अगेन जैसे कि मिटानी चाहिए या और कुछ करना चाहिए। अपना दायरा लंबा करें, अपनी अच्छी चीजें हैं उनको बढ़ा करके करें और जनता को पेश करें। क्योंकि अभी जैसे कि जनता स्वीकार उस तरीके से आपस में सिर्फ ये देख रही है कि भाई सिर्फ बातें की जा रही है, बातों के अलावा जमीन पे उतारने की चीजें जो उस प्रकार से उस अनुपात में नहीं हो पा रही है, तो उस तरीके से अगेन जो लाभ जो मिलेगा वो भाजपा गठबंधन को मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि ठीक है कि या तो मजबूत विपक्ष के तौर पे और उभरे, क्योंकि जैसे कि पिछली बार के चुनाव में जैसे जो रही सीट चली तो इतनी सीट नहीं थी कि जिसमें बहुत मुखर होकर के सारे हिंदुस्तान भर में आवाज उठा सके कांग्रेस। तो इस तरीके से अभी ज्यादा सीट्स हैं, सत्ता में काबू जो हमारी शुभकामनाएं मेरी भी कुशवाहा जी और नवजीत जी की, लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज और है कि अगर सत्ता में काबिज नहीं हो पाए तो कम से कम ऐसा मजबूत पक्ष हो जो कि टक्कर दे सके पूरे तरीके से और पूरी तरीके से आवाज उठा सके भैया आप लोग ये नहीं कर रहे हो, और सारे देशव्यापी हड़ताल करे, आंदोलन करे, जमीन पे उतरे, सब कुछ करे। तो वो चीज हम लोग सब देखना चाहते हैं कि मजबूत लोकतंत्र में मजबूत पक्ष है, उसकी अति आवश्यकता होती है। तो मैं शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ, दोनों को देता हूँ, लेकिन कांग्रेस जो है उसको देखिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नंबर जैसे पिछली बार अगर कांग्रेस की कम है तो भाजपा तो देखिए सत्ता में है, जनता स्वीकार भी कर रही है। आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किस प्रकार जो है जैसे आपने डिलीवर 60 किया 50 किया उसको 90 तक कैसे पहुंचाए। इस चीज को, इस फैसले को कितनी जल्दी तय करेंगे उतनी जल्दी सफलता आपकी झोली में आएगी। जी बिल्कुल जी। अब चूंकि समय बिल्कुल भी नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में संकल्प पत्र बीजेपी ने अपना जारी कर दिया है। क्या करने वाली है, अगर उसकी सरकार आई तो किस वर्ग को लाभ होगा, किसको आगे बढ़ाने की बात होगी, ये सारी बातें इस संकल्प पत्र में लिख दिया है। और जैसा कि दिनेश सिंह जी ने बताया कि अगर जो 60% या 70% वादे पूरे हो जाते हैं तो वास्तव में जनता उनकी तरफ जरूर देगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी नवजीत कौर के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।